नमस्कार। पूर्व मंत्री और मौजूदा डीडीसी मेंबर रियासी जगजीवन लाल जी हमारे साथ हैं और माइनिंग का जो ज्वलंत मुद्दा इस समय चल रहा है उस पर इनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा इनके आरोप हैं कि विकास के जो काम हैं उनकी गति जो है काफ़ी धीमी है। बहुत से जो डेवलपमेंट के काम हैं वो शुरू नहीं हो पा रहे हैं और इनका ये कहना है कि अधिकारियों को ये बार बार बोल भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी इन कामों की सुध नहीं ले रहे हैं। ये आरोप हैं इनके। इसके अलावा जो ज्वलंत और मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत इनसे करेंगे। स्वागत है आपका रियासी अपडेट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगजीवन जी, सबसे पहले सवाल माइनिंग के मुद्दे से शुरू करेंगे क्योंकि काफ़ी गरमाया हुआ है इस समय मुद्दा। पहले मुद्दा ये था कि रेट ज़्यादा है जी। अब रेट कम हुए हैं लेकिन रेट अभी भी ब्लॉक से ज़्यादा लिए जा रहे हैं, यानी कि जो ठेकेदार हैं या उनके लोग हैं वो अभी भी लोगों से रेट्स जो हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं। हालांकि पहले के मुकाबले थोड़े उन्होंने कम किए हैं लेकिन जो सरकारी रेट हैं वो अभी भी उन ब्लॉक्स में नहीं। आप पब्लिक के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको जिताया है, आप भी इतना ज़्यादा बोलते हुए इस मुद्दे पर नहीं दिखे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें जब से रेट कम हुए। देखिए, पहले तो एक मुश्किल वक्त मैंने गुजारा है। डे वन से जब मैं डीडीसी मेंबर बना मैंने आवाज़ उठाई कि ये जो रेट हैं ये बहुत बड़े हाई हैं और इनको कम किया जाए, गरीब आदमी की अप्रोच से बाहर हैं। तो हमें कहा गया कि हम ब्लॉक्स खोलेंगे सब और एक एक करके ब्लॉक खोलने की जो तरीक़ाकार था वो अख्तियार भी हुआ और बहुत सारे ऐसी जगह थी जहां मैं शामिल भी हुआ और मैंने अपने प्रोटेस्ट भी किया। प्रोटेस्ट इन दी सेंस कि मैंने पीसफुल रिक्वेस्ट भी की कि साहब आप एक तो ये जो खोल रहे हैं माइनिंग का एक सबसे बड़ा मसला ये था कि माइनिंग का एरिया डिमार्केट होना चाहिए, माइनिंग का एरिया डिमार्केट हो जाए। बार्बर वायर से या और कोई तरीका जो बिडर जहाँ से लेता है उसको पता होनी चाहिए कि मेरा इतना ही एरिया है, बाकी एरिया जो है वो लोगों के अप्रोच से बाहर उनकी अप्रोच में रहना चाहिए। तो एनी हाउ जो भी शराइत रख के बिडिंग हुई और उसके बाद अलाटमेंट्स भी हुई हैं और कुछ और अलाटमेंट्स होना बाकी हैं। मैं तो कहता हूं कि पूरे के पूरे ब्लॉक खुलने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो था इस वक्त हमारे सामने कि साहब रेट बड़े हाई थे। मैंने बार रिक्वेस्ट की सरकार से, वज़रिया डिप्टी कमिश्नर रियासी और डिप काम साहब जब एक दफ़ा रियासी आए उनके सामने भी मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, और फिर उसके बाद एक मौका मिला मुझे, ऑनरेबल रेलवे मंत्री यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उसमें मेरी भी पार्टिसिपेशन हुई। तो मैंने एक मेमोरेंडम की शक्ल में रेलवे मिनिस्टर साहब को कहा कि साहब ये एक वार्निंग इश्यूज़ हैं हमारे। हालांकि मैंने कहा आपका मैं गुड ऑफिस यूज़ करना चाहता हूँ इन मुद्दों को हल करने के लिए, आपकी रेलवे के बाहर के ये मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा पेशेंटली सुना और मुझे ये कहा गया कि आपको जल्दी इनका हम जवाब भेजेंगे। अभी तक जवाब का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इन दी मीन वाइल एक आर्डर निकलता है कि साहब रेट्स कम हो गए। मैंने रेलवे मंत्री के सामने भी कहा कि अगर आपने रेट कम कर दिए हैं, मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल किया कि रेट कम किए हैं रेलवे मंत्री की मौजूदगी में, तो मैं आपको मुबारक देता हूं, और अगर नहीं किए हैं तो उनको रिव्यू करके जल्दी से जल्दी रेट कम किए जाएं। थोड़ी देर के बाद एक नोटिफिकेशन निकलती है और वो मुझे अब कहा गया कि वो हमने अखबारात में वो शाया कर दिए नोटिफिकेशन और रेट्स। डेली एक्सेसियर की शायद वो कोई 7 तारीख थी, उस तारीख पे वो रेट्स की नोटिफिकेशन निकल गई। अब सवाल हमारा, हमने कहा था कि मीडिया के साथ वो शेयर नहीं की गई थी, मीडिया के साथ भी शेयर नहीं की गई, ना ही हमारे साथ शेयर हुई। मैंने अखबार में उन्होंने दे दिया वो कहीं और आम लोगों की वो नज़र से बाहर था। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इसको बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन करो और इसको बज़रिया मीडिया और हम लोगों के इसका पता होना चाहिए ताकि हम लोगों को इसके लिए जागरूक कर सकें। पब्लिक को हम बता सकें कि ये रेट्स हैं। फिर पब्लिक नोटिस जारी और फिर पब्लिक नोटिस जारी हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद हुआ है तो कहते हैं कि हमने रेट्स लगाए हैं। लेकिन आज शिकायत ये हो रही है, पहले तो मेरी ये है कि जो रेट्स हमने चाहे वो उस पर अमल नहीं हुआ। रेट्स कम ज़रूर हुए पर जो हम चाहते थे उतने पूरे नहीं हुए।
उसकी तरफ सरकार को रिव्यू करना चाहिए। अभी भी रिव्यू करना Review चाहिए, आप की कह रहे हैं जरूरत रेट है। कम होने चाहिए, रेट कम क्योंकि होने चाहिए। यहाँ के संसाधन हैं। दीज रेट्स आर एट पार विद द जम्मू डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जो रेट्स हैं वही यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी लागू होने चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरे जो लागू हुए हैं उसके लिए मैंने सुना कुछ पार्टी इकट्ठी होकर के उन्होंने कहा जी यहाँ धांधली हो रही है, लुटाई हो रही है। तो साहब आप प्रोटेस्ट भी वही पार्टी करती है जो रूलिंग पार्टी है, प्रोटेस्ट भी वही कर रहे हैं। और आप किन की बात कर रहे हैं? डीडीसी चेयरमैन वालों की, डीडीसी चेयरमैन और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे उनकी बात? हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो थे उन्होंने अपनी काउंसिल के मेंबर्स को, डीडीसी मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आज तक वो में कोई मीटिंग उसके लिए नहीं बुलाई गई। रेट्स हमारे समकक्ष नहीं रखे गए, हमें नहीं बताया गया कि कौन से रेट है। एनी हाउ उन्होंने अपनी पार्टी के तौर पर एक जैसे कहते हैं ना क्रेडिट लेने की बात की कि साहब रेट कम है पर लुटाई हो रही है। तो रेट कम करने में भी एक बाज़ाब्ता एक फोरम बना था, वो अनाज से शुरू हुआ और रियासी हमने उनको हमायत की उनकी, और मैं साथ साथ रहा हूँ रेट्स को अब हल करने में। और जो भी आज रेट कम हुआ है वो कुछ लोगों की मेहनत का नतीजा है, जिसमें अनाज के कुछ लोग शामिल थे और उसमें मैं भी शामिल था। तो हमने रेट तो थोड़े हल किए हैं, लेकिन अब मसला ये खड़ा हो गया कि रेट्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, और रेट्स ना इम्प्लीमेंट होने की वजह से आज भी बहुत बड़ी लुटाई हो रही है और अंधाधुंध माइनिंग हो रही है। कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। हम बार बार कहते हैं, मुझे तो मैं बेवश हूँ कि बार बार कहने के बावजूद भी जब कोई अमल ना हो किसी बात पे तो फिर आदमी बेवश हो जाता है कि साहब कहना ही हमारा फजूल है। आप कहते हो कि इलेक्टेड मेंबर्स की बात सुनी जाती है, तो हम बार बार कहते हैं कि ये बात इस तरह से होनी चाहिए, तो बात उस पर अमल नहीं होता है। तो बेबसी की आलम में मैं आज ये कह रहा हूँ कि रेट्स अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, ये रेलवे अथॉरिटीज़ जो हैं ना, सॉरी ये माफ़ करता हूँ, ये जो माइनिंग अथॉरिटीज़ जो हैं उस रेट्स को उसका नफाज करें, उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों को उसकी राहत मिले जो दी है। उसके बाद जो इलीगल माइनिंग है, आज भी इलीगल माइनिंग के पादाश में बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ आज भी पकड़ी जा रही हैं। उनको पकड़ के कहीं थाने में रखते हैं, फिर तहसीलदार चले जाते हैं, कहते हैं कि डिब काम का हुक्म है, फिर डीसी साहब का हुक्म है। तहसीलदार साहब गए हमारे उस एरिया में, कांजली का एरिया जो इलीगल हो रही है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इलीगल, लेकिन पहले ये हमें पता तो चले कि अब जब इसका हो गया है, यानी बिडर्स बन गए हैं हर जगह, हर ब्लॉक में आपके बिडर बैठे हुए हैं, तो उसके अलावा वो जो रेता बजरी निकल रही है वो कहाँ से आ रही है, उसी को हम इलीगल कहेंगे। तो ये हमने बार बार कहा था कि साहब कम से कम PMAY के हाउस बनाने के लिए फ्री ऑफ कास्ट रखो। घर किसी को अपना बनाना है उसके लिए 4 या 5 ट्रक रेता बजरी पत्थर की उसको सहूलियत दी जाए, और नरेगा के अंदर काम जो हो रहे हैं उसमें मिनिमम 50% की छूट दी जाए, तब जा कर के हम समझेंगे कि लोगों को राहत मिली है। आज तक तो कोई इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। जो हमने कहा हम कहते रहे, वो सुनते रहे, और अभी तक कोई उस पर अमल नहीं हो रहा है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस का हिसाब है, और लोगों की गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, कोई थाने में लगती है, कोई थाने वालों को पूछे तो वो कहते हैं रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का इसमें रोल है, रोल उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी गाड़ी आपकी स्टेशन पे, यानी पुलिस स्टेशन पे पड़ी हुई है। इस तरह से लोग दरबदरी की आलम में खौफ व हिरास में है। सरकार को स्पष्ट नीति अपना करके लोगों को एक राहत देने का काम करना चाहिए। ये मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से कि वो लोगों को ये पता चले कि ये लीगल माइनिंग है, ये इलीगल माइनिंग है, और कौन सी लीगल है कौन सी इलीगल। अब जहाँ बिडर नहीं लगे हैं, फर्ज करो कांजली का एरिया है, कांजली में कोई भी अभी तक नई ब्लॉक बना है, ये उसकी बिडिंग नहीं हुई है, वहाँ से लोग अपने घर के लिए अगर कोई ले जाते हैं तो जब वो क्रॉस करते हैं चौकी कोई खराब, तो उसके ऊपर वो लोकल आदमी जो होते हैं उनकी रसीद देख के भी गाड़ी नहीं छोड़ते हैं। फिर बहुत मुश्किल में लोग पड़े हुए हैं। इसकी तरफ सरकार को फौरी तौर पर तवज्जो दे करके रेट्स पर वापस आते हैं। रेट्स कम हुए, ब्लॉक्स में जब लोग जाते हैं रेत बजरी लेने या फिर और सामान लेने तो रेट्स ज़्यादा लगाए जाते हैं, बिल मांगा जाता है, बिल नहीं दिया जाता GST वाला, और अगर कुछ ब्लॉक्स में बिल दिया भी जा रहा है तो बिल कम दिया जा रहा है, रेट्स ज़्यादा लिए जा रहे हैं। माइनिंग माफिया ही इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? हम सुनते थे बाहर माइनिंग माफिया फल फूलता है,
यहाँ भी आप क्या यही देख रहे हैं कि माइनिंग माफिया फल फूल रहा है और प्रशासन मौन है? अब सीधी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है और बार बार रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं तमाम लोगों से, तो इससे आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि दिन भर हमारे पास काम एक ही रह गया है, सिर्फ माइनिंग का काम है। गाड़ी पकड़ी जाती है, कभी वो थाने में लगती है, कभी वो तहसीलदार के हुक्म की मोहताज है। कार्रवाई हो रही है ठेकेदारों पर क्यों? यही तो सबसे बड़ी बात है। अब तो मैं उसी जगह पे पहुंच रहा हूँ कि साहब ठेकेदार जो हैं उनकी मर्जी के बगैर वो वहाँ से कैसे निकल रहे हैं। क्या ये मैं समझ के चलूं कि उनकी ही इमा पर, उसको कहते हैं ना, उनके इशारों पर ही तो नहीं ये लीगल माइनिंग हो रही है। जहाँ किसी को पर्ची होते हुए भी और जीएसटी का बिल जो है जिसके पास कटा हुआ हो, उसकी गाड़ी क्यों पकड़ी जानी चाहिए? वो तो सीधा आए और दिखाए और चला जाए। लेकिन ये इस पर्ची के बावजूद भी यानी फिर गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, फिर लोगों को जुर्माने हो रहे हैं, फिर वो परेशानी कर रहे हैं। वाहनों चालक को पर्ची मिलती ही नहीं है, पर्ची दी ही नहीं जाती, बिल दिया ही नहीं जाता है जीएसटी वाला, इसलिए भी चलान उसी को वही लीगल माइनिंग है कि बिडर बैठा हुआ है, उसके दायरे से जब वो यानी बगैर पर्ची के सामान निकलता है, उसी को इलीगल माइनिंग कहा जाता है। हो सकता है कि बिडर और वो जो निकालने वाला है वो दोनों मिलके उसका यानी कर रहे होंगे। तो क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा? और आप अपना रोल कैसे अदा करेंगे? जनता के प्रतिनिधि, जनता ने आपको जिताया कि अपनी बात रखने के लिए, जनता की ये बात आप अभी तक रख पाए हैं क्या, या फिर आगे कैसे रखेंगे? क्या ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बाहर के ठेकेदार हैं और यहाँ पर आकर रेट अधिक ले रहे हैं, और हमारी जनता को, आपकी जनता को, जिसने आपको वोट दिया है, उनको लूटा जा रहा है? देखिए, बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जिस वक्त बिडर को बिड दे के हम बॉडी मार करके एरिया दे देते हैं, उसके बाद जो भी इलीगल माइनिंग होती है उसकी जिम्मेदारी होती है उस बिडर की होती है। और अगर बिडर गलत काम करता है तो मैंने इनका वो कैंप अटेंड किए हैं, उसमें कहा गया है कि उस बिडर को हम डिसमिस भी कर सकते हैं, उसका सारा ठेका हम कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो गलत कार्रवाई भी करें तब भी उनको नहीं कोई कैंसिल कर रहा है, तो उसी को मिलीभगत से इलीगल माइनिंग कहा जाता है, और वो हो रहा है। मिलीभगत, प्रशासन की मिलीभगत की बात आप कर रहे हैं? प्रशासन हायर लेवल का नहीं लगता है मुझे, नीचे लेवल के कुछ लोग मिलके ये करते हैं, और वो भी इसलिए करते हैं कि उनको कोई और सुविधा नहीं है। यानी कोई लोकल लोग जो हैं, मैं देख रहा हूं कि गांव के लोग जो हैं वो अपनी जगह कोशिश करते हैं कि हम एक गाड़ी कहीं अपने घर तक रेता पहुंचा दें या पत्थर बजरी ले जाएं, और वही पकड़े जाते हैं, फिर उनको छुड़ाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं प्रशासन के नॉलेज में भी ये लाऊंगा, आपके माध्यम से भी ला रहा हूँ, कि उनको अलर्ट होकर के ऐसी एजेंसीज वहाँ कायम करनी चाहिए, ऐसे ऑफिसर्स नियुक्त करने चाहिए। आपका डीएमओ वहाँ बैठा है तो इंस्पेक्शन भी करनी चाहिए मौके पे, वहाँ मौके बता के नहीं करनी चाहिए कि नहीं ऑफिसर आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ अपना सही कर देंगे। और या ये मैंने बार बार कहा था कि लोकल पंचायत और डीडीसी मेंबर्स या बीडीसी मेंबर्स हैं, उनको भी अख्तियारात होने चाहिए कि वो भी गाय बगाए जाकर के चेक कर सकें। तो ये अभी क्या अधिकार नहीं है, इस वक्त कोई अधिकार नहीं है, चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। वो जो बिडर है वही ऑल इन ऑल है उस एरिया के अंदर, और आगे पीछे से लोग लेते हैं बजरी। मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं कह रहा हूँ कि मसलन अगर टांडा का एरिया, टांडा के कांजली से लोग बजरी उठा करके वो कटरा में ले जाते हैं, कटरा जा रहे होते हैं तो रास्ते में पकड़े जाते हैं वो, तो वो कहते हैं जी इधर तो कोई बिडर है नहीं, तो हम रॉयल्टी कटवाते हैं और फिर उधर ले जाते हैं, या रॉयल्टी कटवा करके इधर आ जाते हैं, रियासी की तरफ आते हैं, तो उनके पास रॉयल्टी की जो पुराने ज़माने की रॉयल्टी होती थी वो देख के वो आ जाते हैं, तो वो उनको कोई नहीं आने देता है, उनकी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, फिर वो बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ छुड़ाई जा रही हैं। मेरी सरकार से है कि ये बड़ा जिगजैग और बड़ा कंफ्यूजिंग एक सिस्टम चल रहा है, इसको सरकार ने अपना स्पष्टीकरण करना चाहिए और मौके पर जाकर के ऑफिसर भेजने चाहिए और लोगों को एक सहूलत पहुंचानी चाहिए। ये निहायत ज़रूरी है और इस कन्फ्यूजन को लोगों से बाहर निकालना चाहिए। जी चलिए, अब कल एक घटनाक्रम हुआ, पत्थरबाजी की घटना भी हुई, लाठीचार्ज भी देखने को मिला। 11 के करीब लोग, जिसमें 3 महिलाएं हैं, वो गिरफ्तार भी हैं, मामला दर्ज है। लैंड का मामला था, हाउसिंग बोर्ड वाले आए थे, उनका दावा था ये हमारी लैंड है, लेकिन स्थानीय लोग थे, उनका कहना था कि हमारी जो लैंड है उसकी निशानदेही करवाई जाए। वो क्या पूरा वाक़या आपने समझने की कोशिश की, आपकी जानकारी में है? और उस पर अगर जानकारी में है, आपने अगर मालूम करने की कोशिश की है, तो आपका उस पर क्या कहना है कि जो स्थानीय लोग थे
वो सही हैं, गलत हैं? क्या कुछ आपने मालूम करने की कोशिश किया? उनकी लैंड वहाँ पर है? मैं उनसे भी अभी मिलूंगा, उन लोगों से, और सरकार के भी इसमें व्यूज़ लूँगा। लेकिन एक बात मेरी नज़र में आ रही है कि जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। हमारे रियासी में आज तक कभी पथराव या लाठीचार्ज की घटना कभी नहीं हुई। बड़ी बड़ी मुश्किल भी वक्त हमने देखे हैं, पर इस तरह की घटना नहीं हुई है। ये जो कल घटना हुई है, ये दहला देने वाली घटना है। इसके ऊपर सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक मैंने सुना, जब एक ऑफिसर वहाँ बोलता हुआ मैंने आपके चैनल ने दिखाया हमें, कि साहब वो कहता था कि हमने ये लैंड 1995 में एक्वायर की थी, और इस लैंड को हमने शायद 104 के 10 कुछ प्लाट बंदी 116 लोगों 116 टोटल थी, फिर घटा इंडस्ट्री वालों को भी दी गई, और हाँ, अब 39 लोगों को वो अलाटमेंट हुई है उसकी। वो पता नहीं वो प्लाट बंदी करके दे। तो ये 1995 से इसकी प्लाट बंदी हुई थी, और उसके बाद इसके वो मालकान जो हैं वो कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। एक झगड़ा भी वो कहते हैं कि हमारा कोर्ट के अंदर चल रहा है। मेरा इसमें यही इतना कहना है कि ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। इसके पहले कि वो एक छानबीन की होनी चाहिए थी उस एरिया की, कि कौन सा एरिया यानी मालकान का है और कौन सा एरिया सरकार का है, और जो सरकार का है वो सरकार अपने ताबील में ले लेती, और मालकान का जो था वो उनके हक में कर देती। अगर कुछ भी ना उसका है तो तब भी लोगों को स्पष्टीकरण होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अंधाधुंध अगर कोई मर जाता या कोई घटना हो जाती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त हमारे लिए आ जा सकता था। इसलिए सरकार से मेरा मुतालबा है, कल तो उन्होंने अलॉटमेंट जो जिनको की थी वो तो दे दिए उनको प्लाट्स, आज उस पर काम जारी है। कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गए हैं। उन्होंने कहा, सरकार कहती है कि पथराव, पुलिस कहती है पथराव हुआ, गाड़ियाँ तोड़ी गई है। अब आप चूंकि मौके पे थे, आपको ज़्यादा खबर है। मैं रियासी अभी पहुंचा हूँ और कोशिश करूंगा मैं भी हकीकत जानने की। लेकिन ये है कि सरकारबाजी हुई है स्थानीय लोगों द्वारा और पुलिस द्वारा, फिर लाठीचार्ज भी उसके बाद किया गया है, और जो हाउसिंग बोर्ड के वहाँ पे मुलाजिम थे उन्होंने भी वहाँ पे झड़प हुई है उन स्थानीय लोगों के साथ। मामला ये है कि जो स्थानीय लोग वहाँ पर मौजूद पहुँचे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि उनकी जो शामलाट है, चाहे जिस भी तरह की लैंड है, उसकी निशानदेही करवाई जाए, और उन्हें बताया जाए कि उनकी 244 कनाल का वो दावा कर रहे हैं कि हमारी ये लैंड है, निशानदेही। तो आप भी ये मांग करेंगे कि निशानदेही? मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, इस बात में सहमत हूँ कि निशानदेही करने में सरकार को क्या हर्ज है। सरकार को निशानदेही करके आइडेंटिफाइड कर देने चाहिए बहुत एरियाज कि ये सरकार का है, ये उनका है। अगर किसी की उनका नहीं है तो तब भी उनको पता होनी चाहिए। उनके केसेस चल रहे हैं, कहते हैं कोर्ट के अंदर केस हैं, तो उस केसेस का या तो इंतज़ार किया जाना चाहिए था, तो तब ये कल की हालत नहीं पैदा होती। जो हाउसिंग बोर्ड के एमडी है उनका कहना है कि एप्लीकेशन इन्होंने दी है, केस इस समय नहीं है, हमें कोई भी निर्देश नहीं है किसी भी कोर्ट में, इसीलिए तो वो उन्होंने प्रोसीड किया है। क्योंकि जब देर बार नो स्टैंडिंग ऑर्डर्स, को किसी कोर्ट ने उनका स्टे नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने प्रोसीड किया है। लेकिन ये है कि उनका दूसरे लोग हैं, उनका कहना यह है कि हमारी ज़मीन जहाँ है तो उनको सेटिस्फाई करना चाहिए सरकार को, है या नहीं है। ये कागजात बता सकते हैं, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखा सकता है। तो सरकार के पास टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को उनको भी बैठा करके इनका आपस में यानी मुआयजना करना चाहिए कि किसका ठीक है किसका गलत है, ये क्लेम्स किसके ठीक हैं किसके गलत हैं। तो उसके बाद फिर कोई गलत करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेता है, फिर उस पर जो मर्जी सरकार करे, लेकिन पहले उनकी छानबीन होना ज़रूरी है। जी, तो इनका भी ये कहना है कि निशानदेही करवाई जानी चाहिए। अब ऑफ कैमरा हम जब इनसे बातचीत कर रहे थे तो इनका कहना है कि बड़े सारे ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी रुके हुए हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, उन पर बातचीत करेंगे। कौन से ऐसे डेवलपमेंट के काम हैं, क्या सड़कों के काम हैं या कुछ और भी काम है, और क्या डीडीसी मेंबर रियासी की नहीं सुन रहे जो बाबू लोग हैं या फिर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो बात नहीं सुन रहे जो आप कहते हैं उन्हें इस काम को शुरू किया जाए, क्या नहीं किया जा रहा, क्या अड़ंगा आ रहा है उन देखिए, बात मैं स्पष्ट करके बताना चाहता हूँ कि 70 लाख से ज़्यादा कि मैंने सरकार को जो कैपेक्स बजट मेरा है वो मैंने उनको दिया था, इनके हवाले सरकार के हवाले किया था, एसीडी साहब के हवाले किया था। एसीडी साहब ने आज तक उसके मुझे ब्यौरा मिलना चाहिए कि कितना टेंडर्स हुए। कुछ स्कीमों को मैंने बदला है,
उनके पैसों के लिए मैं जब भी जाता हूँ एसीडी साहब के पास, तो एसीडी साहब ने यही फरमाया कि साहब आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट से आ गया है, वो बदल जाएंगे, लेकिन जो बकाया मेरे काम है उनके टेंडर लग करके कोई काम तो मेरे सामने आना चाहिए। बहुत डिले हो रहा है, 1 साल होने को लग गया है, और पिछले यानी काम जो है ये कहते हैं कि 4 दफ़ा टेंडर करना पड़ते हैं। तो मुझे ये डर लग रहा है कि मेरा पैसा कहीं लैप्स ना हो जाए, इसलिए जल्दी से मेरे वो काम निपटने चाहिए और लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जो 3 लाख का काम है, 2 लाख का टेंडर है, जो भी काम है वो मिलने चाहिए। और इस तरह से इसके अलावा मैंने इसके R&B का डिपार्टमेंट है, R&B वालों का इनके पास ब्लैक टॉपिंग के टेंडर हुए आज 6-7 महीने हो गए हैं। R&B वालों ने नमाई से लेकर के पैंथल, शिवखोड़ी और पहाड़ के जितना एरियाज़ हैं, ठाकरा कोट तक का एरिया, और अब उसका पीछे का एरिया जज बगली तक के एरिया में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत उनको थी, जहाँ जहाँ ब्लैक टॉपिंग होनी थी, वो उन्होंने करवा ली है। ये हेडक्वार्टर का ये एक छोटा सा छतराना रोड एक है, और एक उसके साथ ही चक माड़ी की एक रोड है। ये 2 रोड मैंने इनको दी थी कि इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग भी करो और इसका आगे काम चलाओ। अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है, यानी ब्लैक टॉपिंग तक नहीं कर सके, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का या 1.5 दिन का काम है सारा। तो बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रही है, लोग परेशान हैं, और कल को फिर लोग सड़कों पे उतरेंगे या मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, सरकार का नुमाइंदा तभी तक हूँ कि सरकार ठीक चले। अगर वो ठीक नहीं चलती, उनको जोड़ना मेरा काम है, तो मैं झंझोड़ रहा हूँ आपके माध्यम से जल्दी जल्दी मेरे काम लगने चाहिए। PMGSY के काम है, बहुत स्लो चल रहे हैं। अभी इधर पार एक एरिया है हमारा ललितवां के अंदर एक टेंडर हुआ और काम चालू होना था। यूं ही काम चालू होने से पहले जब खुदाई की गई तो वो नीचे से बिल्कुल खाली ज़मीन निकली वो, और फिर दोबारा उसका 8 फुट और आगे 10 फुट और बढ़ाना पड़ा उसको, ब्रिज का काम था। तो मेरा कहना ये है कि अगर एक दफ़ा जब आप उसकी करते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो, इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन के बाद टेंडर करो। आप टेंडर पहले करते हो, बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो इससे काम डिले हो रहे हैं। ये पार का रोड जो है, ये जो सूला नाका से लेकर के वहाँ तक अपना क्या कहते हैं पनासा तक का रोड जो है, ये एरा एक यानी एजेंसी है वो कर रही है। आज तक मुझे नज़र नहीं आई वो एजेंसी, कहाँ है वो एजेंसी। और इतने बड़े ह्यूम पाइप्स डाल करके जितना भी पानी है, बारिश का पानी, वो लोगों की ज़मीनों में फेंका जा रहा है। लोग अपनी जगह परेशान हो गए हैं कि क्या होगा, हो गए नीचे वहाँ से हमारी पाइप्स ही ब्लॉक हो गई है। फिर नीचे हमारी एक नहर बनी थी, नहर वाला एक्सचेंज जो है वो अभी तक मुझे हमें नज़र नहीं आया। मैंने कहा उसके लिए कुछ पैसा रखा था हमने नहर को बनाने के लिए, पनासा नहर के लिए, कोई उस पर एक भी टेंडर नहीं उस पर लगा, कोई काम नहीं चल रहा है उस पर। मेरी रोड जो बन के दिसानू से होती हुई और काला से होकर के ऊपर ये मोड़ जो है सामने, काला का मोड़ जो है, इसको नेशनल हाईवे के साथ जोड़ना था, बहुत स्लो काम चल रहा है। इससे तो मुझे लगता है कि नामात्र काम हो रहा है ये। मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ कि मैंने इतनी बार कहा है लोगों को कि भाई तेज़ी लाई जाए इस काम में, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता है। मैंने DC साहब को भी 2-3 बार कहा, कल भी वो कांजली जा रहे थे, मुझे कह रहे थे आप भी आ जाओ। मैंने कहा क्या फ़ायदा आने का, ब्लॉक दिवस था। मैंने कहा ये काम मेरे नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगा उधर आके। ये रोड है सिंबल चोआ से टांडा तक जानी थी रोड, उसकी अपग्रेडेशन ना, उसके ऊपर ही ब्लैक टॉपिंग पड़नी थी। एक्सचेंज R&B ने टांडा से शुरू किया, जबकि रोड का नाम है सिंबल चोआ टू टांडा। सिंबल चोआ मुझे इनॉग्रेशन करनी थी उसकी, तो उन्होंने जाकर टांडा से काम शुरू किया जाए ताकि मेरी वो भी रुक जाए वहाँ पर। आप ये कहीं ये तो नहीं कह रहे कि आप सत्ताधारी पार्टी के नेता नहीं हैं या DDC? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है कि ताकि हमारा नाम ना बनने पाए। मैंने ये ऐसे काम नहीं किए हैं ज़िंदगी में, मैं मिनिस्टर रहा हूँ, MLA रहा हूँ, हम बबेंगे दहल काम करते हैं। मुझे इनॉग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे सामने काम आना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। ये सिंबल चौक का काम टांडा से क्यों शुरू किया गया, और कांजली के अंदर नई सड़कें आनी थी। एक सड़क है ख़ासतौर पर राबता से लेकर के कांजली, तो उसमें बीच में कुछ ऐसी पॉपुलेशन आ रही है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके एरिया को छोड़ करके दूसरी जगह से टेंडर किए जा रहे हैं। और मैंने कहा कि सिंबल चौक के अंदर से एक रोड जाती है, उस रोड का नाम भी, और नीचे जाकर के वो टांडा में मिलेगी जाकर के रोड। टांडा रोड जो खुद रोड है जो PMGSY बना रहे थे, उसका काम भी बंद पड़ा हुआ है। तो मैं क्या समझूं कौन सा काम कर रही है ये सरकार।
यानी पैसा मेरा काम था देना पैसा मैंने दिया है सरकार को, सरकार से लेकर सरकार को ही दिया है कि भाई मेरे काम करो ये, लेकिन कोई काम नहीं लग रहा है, सिर्फ टेलीफोन करते हैं। 3 महीने के बाद तो मुझे एक्शन PMGSY का मैंने खुद टेलीफोन किया, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। इसी तरह RNB वाले मैं करता हूं टेलीफोन, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। और जहां जहां ब्लैक टॉपिंग होनी है वो जूं की जूं पड़ी हुई है। लेकिन ब्लॉक दिवस में DDC मेंबर जो हैं वो शामिल नहीं हुए, कारण क्या था? अगर जाते तो तमाम बातें एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष लोगों के सामने रखते। मैंने बाइकआउट किया इसीलिए कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं, पहले मेरे काम शुरू करो फिर मैं आपके साथ शामिल होऊंगा। अब उस ऐसी ब्लॉक दिवस का फायदा क्या है जहां ब्लॉक के काम ही नहीं हो रहे? काम में तेजी लाओ। सरकार वही होती है जो कहती है, मैंने उन चीफ मिनिस्टरों के साथ काम किए हैं, वो रात को कहते थे कि 15 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, तो 15 दिन ही उस पर लगते थे। आज तो यहाँ 15 महीने गुजरने को जाने लगे। 1 साल दिसंबर में हमने हल्फ उठाए थे और दूसरा दिसंबर आ गया है, कोई काम आगे निकलता ही नहीं है। PHE वालों की ये हालत है कि आपने सुना होगा बीजेपुर में पानी देना था, 2-3 नलके नहीं आज तक दे सका एक्सीएन। DC को 2 बार मिले हैं उस इशू पे। कल भी मैंने टेलीफोन पर DC साहब से बात की, मैंने कहा इनको खींचो आप, ये क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के, यानी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पानी की स्कीमें इतनी आई हैं, टेंडर नहीं हो रहे हैं। तो मेरा एक सारा जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदल गया इनके लिए कि मैं आज तक कभी मुलाजमों के खिलाफ नहीं हुआ, मैंने मुलाजमों से काम लिए हैं, मैं मुलाजमों की बहुत तारीफ करता था। लेकिन ये लोग ना जाने किसी दबाव के तहत कर रहे हैं ये काम, किसी दबाव में है, शायद किसी पार्टी के दबाव में है। तो मुझे बताया जाए, मैं DDC मेंबरी से रिजाइन कर दूंगा, लोगों को नुकसान नहीं होने दूँ। मैं राजनीति की जा रही है? राजनीति नहीं है ये, फैक्ट है। मैंने क्या करनी है ऐसी DDC में? नहीं, आप नहीं, मैं कह रहा हूं। हाँ, इसमें पर राजनीति हो रही है कि काम डिले करते जाओ और पैसा रिलैप्स हो जाए, ये इनकी बदनीयत है। तो मैं एरिया में विकास ना हो पाए, यहाँ विकास, बहुत सारे विकास के काम मैंने दिए हैं, इनके पास पड़े हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी शुरू किए जाएं, वरना फिर हमें सड़कों के आने के अलावा और क्या मेरे पास चाह रहा है? आप खुद ही बताओ। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैंने हमेशा कानून की उल्लंघना कभी नहीं की है ज़िंदगी में, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज हमें मजबूर किया जा रहा है कि मैं सड़कों पर आ जाऊँ, लोगों को कहूँ मैं। और एक बड़ी हैरानगी की बात है, मैं एक छतराना मोड़ा में 1 किलोमीटर की ब्लैक टॉपिंग करनी है, पूरे जिले के अंदर ब्लैक टॉपिंग हो गई, लेकिन मेरा उस एरिया के अंदर नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ का जगजीवन लाल DDC मेंबर है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी उसमें हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। और अब अफसरों को मेरा मशवरा है, सरकारें आती हैं जाती हैं, आज सरकार किसी की है, कल किसी और की भी आ सकती है। इनको कभी भी अपना निष्पक्ष रवैया नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अपनी हिम्मत से, अपने ईमानदारी से काम करना चाहिए जो काम उनको मिला है। तो मैं समझूंगा कि इस इंटरव्यू के सुनने के फ़ौरन बाद मेरे काम लगेंगे और काम सिरे चढ़ाए जाएंगे। इसको मैं एक्शन अपना इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल जो है उसको मैं कई बार मैंने मीटिंग में भी कहा कि वो कभी नज़र ही नहीं आया, मेरे को महकमा ही नहीं है इधर, वो मेरी नज़र में वो महकमा ही नहीं है कोई, उसका ना कोई AWE, ना कोई JE, ना कोई एक्सीएन वगैरह हमारे साथ कभी बात हुई उसकी, ना कभी वो बाहर हमें नजर आए। तो कौन सा काम फील्ड में होगा? आप खुद अंदाजा करो कि काम कौन सा किया होगा। सिर्फ ये कहकर आप नहीं बच सकते ना, क्योंकि जब वोट मांगे थे आपने तो वादे कर दिए थे, अब वादे पूरे करने का समय है। बास्ती में पानी की बात भी हुई थी, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? वहाँ उसका वाला पानी का प्रोजेक्ट जो है वो तो शुक्र है उसका कि हमें रेलवे वालों ने पैसा दिया था, उसकी वजह से वो अब हमारा सिरे पहुंच रहा है। और अदरवाइज आप देख लीजिए कि हालत क्या है इनकी। ये जो इरिगेशन वाले जो हैं वो मुझे नज़र नहीं आया, मुझे वो ये फ्लड कहीं बड़ा पड़ जाए तो ये पता नहीं कहाँ भाग जाएगा, ये एक्शन नज़र नहीं आता है। टेलीफोन करते हैं तो हाँ जनाब मैं हाजिर होऊंगा, लेकिन वो हाजिरी अभी तक नहीं आई। मेरे पास हाजिरी लगाने के बजाय फील्ड में लगाओ, काम करो, ताकि लोग मुझे वहाँ से फील्ड से मुझे रिपोर्ट आए कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। पैसा देना हमारा काम है और पैसा दे रहे हैं, सरकार से पैसा लेकर के इनको दे रहे हैं। जो अच्छे दिनों की बात हुई थी वो नहीं आए हैं लोगों के। अच्छे दिन कहाँ आए हैं? आपने देख लिया, 110 रुपये लीटर तेल चला गया था पेट्रोल, और 104 रुपया डीजल था, या 98 रुपये 100 रुपया था और 104 रुपया था जम्मू कश्मीर में। अब यकदम इन्होंने 10 रुपये छोड़े हैं, मतलब 70 रुपये बढ़ाने के बाद 10 रुपये छोड़ के लोगों को खुश करने की, क्योंकि यूपी में इलेक्शंस आ गए हैं। अब पॉलिटिक्स में मैं नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ऐसे अंदाजे लग रहे हैं, क्योंकि हार गई बीजेपी,
अभी आपने देखा यहाँ हिमाचल में आ रही है, पहाड़ी क्षेत्र में हर जगह आ रही है। तो वो जो उत्तर प्रदेश से डर के मारे 10 रुपये उन्होंने छोड़े, तो क्या इससे लोगों को कोई फ़ायदा होगा? डीजल की कीमतें हाई, पेट्रोल की कीमतें हाई, महंगाई सिर तोड़, खाने पीने के खाद्य पदार्थ बिल्कुल। इन्होंने कहा था वन कंट्री एक मुल्क एक टैक्स हम करेंगे, तो मैंने कई बार कहा कि आप इसको पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाओ। तो कुछ लोग मजाक करने लगे कि जीएसटी 28% जीएसटी है। तो मैंने कहा 32 रुपये जब 35 रुपये में हमें एक बैरल इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहा है, उसमें 28 रुपये जोड़ो, 60 रुपये लीटर हम कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं। ये पुराने रेट आप बता रहे हैं, अभी ज़्यादा कच्चे तेल का दाम अभी बढ़ गया है, लेकिन चलो 40 होगा 45 होगा, तो 28 उसमें जमा करो, तभी तो 60-65 के दायरे में हम आ जाते हैं। तो कम तो हो रहा है ना कहीं से, लेकिन जीएसटी में लाओ। जब वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन कार्ड, कार्ड क्या करना है हमने? कार्ड में तो रखा ही कुछ नहीं आपने, सारा राशन भी बंद कर रहे हो आप। राशन लेना ही तो कार्ड किस में नहीं रहेगा, वो कार्ड की कोई वैल्यू नहीं। आपने कहा वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने मान लिया, ठीक है आपने किया वो। तो आप कहते हैं जी 370 तोड़ के हमने सब कुछ कर, ठीक है 370 आपने तोड़ा, तो उसके बाद लोगों को राहत भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि 370 के बाद जहां हम इतनी बड़ी नौकरियां लोगों को देंगे कि लोग खुशहाल कर देंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देंगे। आज मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा आंकड़े जम्मू कश्मीर बिलखसूस, जम्मू कश्मीर 24% एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा आया है यहाँ पर, और भूखमरी में हम 101 नंबर पे हैं। हमसे नेपाल जो है वो 75 नंबर पे है, और एक सेमी स्टारवेशन के शिकार हमारे लोग हो रहे हैं। तो ये सरकार आगे बढ़ने के बजाय, अच्छे दिन नहीं आए, ये दिन बहुत बुरे हैं, और जो बोलता है तो उसके लिए और बुरे दिन आ जाते हैं। मुझे ये भी मैंने सुना है, तो इसलिए आप भी अभी बोल रहे हैं, आप बुरे दिन आ सकते हैं। नहीं आएंगे तो हम मुकाबला करेंगे। कुछ ऐसे काम किए हैं आपने कि वो नहीं, मैंने तो आप अभी देख रहे हैं, अगर होता तो फिर देवेंद्र राणा के साथ मैं भी भाग गया होता। ऐसी अगला सवाल यही था कि अगर लोगों के अच्छे दिन नहीं आए, भाजपा ने अच्छे काम नहीं किए, तो आपकी पार्टी के दिग्गज नेता, जो पहचान थी जम्मू की, आपकी पार्टी की अगर बात करें तो जब नाम एनसी का जम्मू में आता था तो सबसे पहला चेहरा उन्हीं को याद किया जाता था, वो भाजपा में चले गए। क्या कारण थे, क्यों चले गए? अगर भाजपा अच्छे काम नहीं करती। इतनी डिटेल्स में मेरी उनसे बात कभी नहीं हुई कि आप इधर रहेंगे या उधर भागेंगे। एक दिन पहले मैं मिल रहा हूँ, मुझे वो कह रहे हैं जी आप इस तरह लिस्ट बनाओ, इस तरह बनाओ, इस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, और दूसरे दिन सुबह मैं सुनता हूँ कि वो दूसरे खेमे में चले गए हैं। क्या मजबूरी उनकी रही होगी वो, लेकिन चले गए हमसे। तो अब चले गए हैं तो वो एक पुरानी बात हो गई, छोड़ो, चले गए जो, तो वो भुगतेंगे उधर। अब मैं बार बार इस मुद्दे को उछालना नहीं चाहता हूँ, छोड़िए इसको। जो पार्टी में लोग आते भी हैं जाते भी हैं। आप अपनी इसी पार्टी में रहेंगे या? इसी में रहूंगा, मैं क्यों जाऊंगा छोड़ के? ऐसा तो नहीं, जैसे उन्होंने पहले दिन कहा, तो आप भी आज अपनी पार्टी का अभी फेवर कर रहे हैं, तो अगले दिन आप भी तो इधर ही होंगे। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं आप तो इधर ही है, आप कहाँ छोड़ेंगे मुझे जब दूसरी दफा उधर से आऊँगा मैं? तो देखिए, बात यह है कि हमें किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है। अच्छे काम अगर बीजेपी करे तो मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ से उनकी मैं मुखालफत भी नहीं करूंगा। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे काम करें। अगर वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो मेरा अपोजिशन में फ़र्ज़ है कि साहब कीमतों को डाउन करो, खाने पीने के खाद्य पदार्थ की कीमतों को डाउन करो, सब्जियों के रेट्स को कम करो। मैंने कहा था एक ज़माने में भिंडी 50, आज 80 रुपये किलो भिंडी है, और 90 और 80 के बीच में टमाटर जा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया, जी आप गलत कह रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उल्टा अच्छी अपोजिशन कोई करेगा तो सरकार समझेगी उसको कि तनकीद हो रही है हमारी। आपको क्या लगता है, अपोजिशन कर पा रही है? अपोजिशन के जो लोग हैं, हो पा रही है अपोजिशन? देखिए जी, इन हालात में जो भी कोई बोल रहा है तो वो बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहा है लोगों पर, कि बोल तो रहा है ना, वो जिंदा होके सामने खड़ा तो है ना लोगों के लिए, कोई तो बोल रहा है ना। यानी नहीं तो सारे यानी एक ही तरफ दौड़े हुए हैं, क्योंकि किसी को एमएलए बनना है, किसी को डीडीसी मेंबर बनना है, किसी को सरपंच बनना है, किसी को एमपी बनना है, किसी को मिनिस्टर बनना है, एक ही तरफ दौड़े हुए हैं सारे। लेकिन आपने देखा, मैंने रेलवे मंत्री आया था बेबेंगे दहल, मैंने अपने इलाके की मांगों की बात की। मैंने कहा यहाँ रेलवे कोच की एक बड़ी फैक्ट्री लगाई जाए जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट मिले। मैंने कहा इन कंपनियों को पकड़ो। आज कोई कंपनी बात सुन के राजी नहीं है। चेयरमैन भी कुछ असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ उसका, आज तक तो कोई असर नहीं। जो तमाम मंत्री आए, जहां यहाँ भी आपको बात रखने का, मंत्री आए और चले गए। ये बेहतरीन जगह है दुनिया के नक्शे में, जम्मू कश्मीर एक अच्छी खूबसूरत जगह है। अपने बाल बच्चे समेत आए, अच्छी जगहों को देखा और चले गए।
उनको मैं मुबारक करता हूँ कि देख के हुए सरकारी खर्चे पे वो देख के चले गए और हमें एक डेले का उनका फायदा नहीं हुआ। कोई आप बताओ, आप भी तो उनके साथ थे, कहीं कोई उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से 1 करोड़ रुपया आया जी, ये डीडीसी मेंबर को दे देना ताकि वो इस इलाके की बेहतरी करे। हमारा इतना एरिया है जहाँ यानी बहु फोर्ट के लिए है, हमारा नीचे सूला एरिया है, जहाँ तक कि सिटी के लोग रो रहे हैं। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे कि एलजी साहब से बात करो, हमें ले चलो उनके पास। ये जो पुराना हॉस्पिटल था बिल्कुल डिफंक्ट हो गया है, उसके अंदर कोई फैकल्टी काम नहीं कर रही है। और वहाँ के लोकल लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको डॉक्टर सुखदेव जिला कपास कमेटी थी, वो कुछ करते थे बेचारे उसके लिए, उसमें काम ही बंद कर दिया है सर। कोई है नहीं, कोई फैकल्टी नहीं है, वो बेमानी बिल्डिंग वहाँ पर खड़ी कर दी है, रखी हुई है। मैं कहता हूँ कि वहाँ कुछ करो यार, आपके पास बिल्डिंग है उसमें डॉक्टर बैठाओ, आपके पास सरकार है, कुछ करो। कुछ करोगे तो दोबारा आओगे, नहीं करोगे तो फिर जाओगे। जिस तरह हमें लोगों ने दूसरा रास्ता दिखाया, इनको भी दिखा देंगे। ये मत समझेंगे लोग। आपने जब नहीं किया था काम, आप ये मान रहे हैं, इसलिए लोगों ने बाहर कर। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई कमी आई जिसकी वजह से। लेकिन अंकल जी, मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना, ये काम के ऊपर भी नहीं मैटर कर रही है। आजकल कम्युनलाइज पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान की सियासत है, ये जात बरादरियों की सियासत है, इस जात का है, इस बरादरी का है। जब सरकार कोई अहदे देती है ना ऊपर, चाहे वो सरकार हो चाहे मेरी पार्टी भी हो, वो कहते हैं ये शेड्यूल्ड कास्ट सेल का चेयरमैन बनाया, तो हुई जात बरादरी के नहीं वहाँ, ये बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन आ गया जी, ये हो गया, ये जी फलानी बरादरी का बना दिया। और इसी तरह भाजपा में भी है, इसी तरह दूसरी पार्टियों में भी है। खत्म होना चाहिए ये खत्म होना चाहिए। आप जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी और हिंदू मुसलमान की बात नहीं हम करेंगे, जब हम कहेंगे कि पेट भूखा है, इसकी रोजी रोटी की बात करेंगे, पढ़ा लिखा नौजवान फील्ड में बेकार है, पढ़ा लिखा है, इसको नौकरी की बात जब करेंगे, यकीनन मैं आपको बताऊंगा देश तरक्की करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। आज अच्छे दिन नहीं आए बल्कि बुरे दिन आए। आज आप देख लीजिए, चाइना जिसने इतनी तरक्की की है कि वो आज दूसरे मुल्कों को पैसे देकर ज़मीनें अपनी तरफ खींच रहा है। 4.5 किलोमीटर का वो एरिया अरुणाचल प्रदेश का हमारा ले गया है, कोई नहीं बोलता है, और एक गांव बसा दिया उसने 4.5 किलोमीटर, और सिक्किम तक वो सारी एरिया ले रहा है, और उसके मंसूबे हैं 600 गांव ऐसे और बसाने के। सरकार कोई हिली है कहीं? आपने सुना? मीडिया वालों का बहुत बड़ा रोल है। आज तक वालों को मैं सुनता हूँ, कभी उन्होंने सही जर्नलिज्म का काम नहीं किया है। आप पर हम क्यों खुश हैं? आप सही जर्नलिज्म का काम करते हो, आप सही को सही और गलत को गलत कहते हो, आप ना मेरा लिहाज करते हो ना किसी का करते हो, इसीलिए आप जाने जाते हो और इसलिए आपकी लोग तारीफ करते हैं। तो इसलिए ये मैंने देखा कि कोई वो मीडिया में भी नहीं आता कि इतने एरिया ले गया है। एक कोई मीडिया 20/4 वाला वो जो है जो चौधरी बेचारा, उसने लोगों को बताया कि 4.5 किलोमीटर चाइना घुस गया है। इधर पाकिस्तान की हालत ले लो, ये कहते थे कि अब एक गर्दन हमारी जाए तो हम 10 लाएंगे उधर से, कि कितने लोग मारे जा रहे हैं, हमारे मरे हैं। कश्मीर के अंदर ले लो, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी कम हुई है तो कास्ट यानी कश्मीरी पंडित का जाना मुश्किल हो गया उधर, उसको चुन चुन के वहाँ पर मारा जा रहा है, तो कोई परवाह नहीं है किसी को। ये तमाम समस्याएं तो आपके समय में भी थी, जब यहाँ पर कश्मीर में आतंकवादी लगातार घटनाएं, आपके समय में आप भी हल नहीं कर पाए थे, ये मानते हैं ना आप भी हल नहीं कर पाए। लेकिन हमने बहुत हद तक हल किया था। आतंकवादी घटनाएं तो कभी रुकी नहीं। मेरी बात सुनिए, जिस आतंकवाद को हमने विराम लगाई थी, सुनिए कैसे समय में कश्मीरी पंडित, अब मेरा कश्मीरी पंडित गए मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी की सरकार में, आपको याद है बीपी सिंह की सरकार को कौन सपोर्ट कर रहा था? बीपी सिंह की सरकार को बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों, जो कि आप एक दूसरे के अपोजिट पार्टी, दो पार्टियों के समर्थन से बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर था और मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, ना होम मिनिस्टर थे। और उसके ज़माने में जगमोहन साहब जहाँ गवर्नर आए और उस गवर्नर की मौजूदगी में कश्मीरी पंडित भागे हैं बस, और डॉक्टर फरूखदुल्ला ने अपनी चीफ मिनिस्ट्री छोड़ दी थी। हमारी सरकार ने जब मिली यहाँ पे रही, और केंद्र के साथ दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं केंद्र में जो राज करती आई हैं, उनके साथ आपकी सरकारें यहाँ गठबंधन में रही, लेकिन तमाम समस्याएं अब भी बनी है, पहले भी बनी थी। ये जो तमाम, देखिए उग्रवाद एक इंटरनेशनल शक्ल अख्तियार कर गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी के बस का काम नहीं है, लेकिन जिसके पास सरकार हो, सरकार को उसके ऊपर सख्ती से निपटना चाहिए। मैं खुश हूँ बीजेपी की सरकार कुछ हद तक निपट रही है, ये आप मानते हैं? मैं मानता हूँ, ये मानते हैं आप, तारीफ करेंगे। लेकिन अपने बंदों को नहीं बचा रहे हैं, अपने बंदे बेचारे कश्मीरी पंडित के लिए जान निकालते हैं, वो मारे जा रहे हैं वहाँ। आपने देखा नहीं, चुन चुन के वो ही मारे जा रहे हैं।
हमारे ज़माने में हमारी सरकार थी, एनसी का होम मिनिस्टर मारा गया था, 4-5 एमएलए मारे गए थे और 14-15 हज़ार वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मारा गया था। कसूर क्या था? हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं भी मेरी असेंबली में जब हम बैठे थे, HM वालों ने हमला किया था, बाल बाल हम लोग बचे थे। और जनी हमारा कसूर क्या था उस वक्त? यही था कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए आतंकवाद पर, पूरी तरह से नकेल कसनी चाहिए, बिल्कुल आर पार की लड़ाई की जरूरत है। आपको क्या लगता है? एंटी नेशनल यानी लोग या टेररिज्म चलाने वाले टेररिस्ट जो हैं, उनको कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए, कभी भी माफ। और ये वो देश पाकिस्तान के समर्थन में पिछले दिनों हमने देखा, पाकिस्तान ने मैच जीतने के बाद भारत के खिलाफ, तो जिस तरह से वहाँ खुशी बनाई गई, आप उस पर क्या? बहुत गलत है। ये उनके अंदर की दिल की बात दर्शाती है कि वो हिंदुस्तान के साथ नफरत करते हैं। बच्चे हैं, उनको समझ आनी चाहिए, उनके वालिदैन को समझ आनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को उनको ऐसी तालीम देनी चाहिए कि जिस देश का खाते हैं उस देश के साथ गद्दारी मत होनी चाहिए। हम सब के लिए पहले देश है, उसके बाद फिर बाकी यानी मसले होते हैं। तो देश के साथ जो गद्दारी करेगा उसको कभी माफ़ नहीं किया जाए। उन्होंने जो किया वो निंदनीय है और उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई हो रही है, आप बिल्कुल मैं उसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, वो तो होनी चाहिए। अगर मैं खाता यहाँ का हूँ और गरीब किसी दूसरे मुल्क, लेकिन फिर उनके ऊपर भी होनी चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के भी हमने नहीं उठाने चाहिए थे। अब अपने बंदों को हमें भी समझाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया जब जीतेगा तो हम अपने खूब पटाखे उठाएं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हमारा अपना मुल्क है कि उसके साथ। लेकिन यह है कि अच्छे ताल्लुकात हैं, लोगों ने उसके लिए खुशी उससे जाहिर होती थी कि पाकिस्तान हारा है। तो पाकिस्तान तो कहाँ जीता हमसे यार? इंडिया से पाकिस्तान 4 जंगें उसने लड़ी हैं, तो कभी किसी एक जंग भी जीती उसने? 92,000 फौज पाकिस्तानी यहाँ छोड़ के गया था ना। और वो इंदिरा गांधी थी जिसने एक मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो कहते हैं जी हमने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हनुमान गया और वो लंका फतह करके आ गया। ये नहीं, हमने एक मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैंने नहीं, इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने। आज कांग्रेस की हालत देख लो क्या है। अगर जो देश के साथ गद्दारी करेगा, वो कांग्रेस वाले जो हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो डट कर, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं कि ये मुस्लिम पार्टी बन गई है, ये फलानी पार्टी बन गई है, ये जो आंकड़ों का हेर फेर है ना अपने बनने के लिए कि साहब मुसलमान का वोट भी चाहिए, हिंदू का भी चाहिए, तो उसी में लगे रहते हैं हम लोग, और जिससे देश कमज़ोर होता है। मैं कहता हूँ कि 1 पार्टी सिस्टम जिस तरह चाइना के अंदर है, कल परसों उन्होंने आजीवन काल बना दिया उसको ये जो इस वक्त है वहाँ का राष्ट्रपति, आजीवन काल कर दिया उन्होंने। 1 पार्टी रूल वो उन्होंने वहाँ कर लिया है। लेकिन हमारा देश तो मल्टी पार्टी सिस्टम का हिस्सा है ना, तो मल्टी पार्टी में हर एक को आज़ादी है, हर तबके के लोग लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो मर्जी चाहें वो कर सकते हैं। तो ये हमें खुश होना चाहिए कि हम ऐसे मुल्क के वासी हैं यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहाँ हर आदमी को लोकतंत्र। इसके साथ ही आपके और कुछ नेता भी गए हैं, एक जो विधायक थे वो भी चले गए, पूर्व विधायक कमल अरोड़ा जी, वो भी चले गए। क्या लगता है जम्मू में पार्टी को अब एक बड़ा झटका लगा है, नुकसान हुआ है, काफी नुकसान, क्योंकि कल तक यही लोग आपके दिग्गज नेता थे, अब आप ये कहते हुए दिखते हैं कि ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो होगा ना पार्टी को? देखो नुकसान तो होता ही है। किसी आदमी को 20 साल हमें लग गए, 2 बार उसको MLC बनाया, 1 बार उसको पॉलिटिकल एडवाइज़र बनाया, फिर उसको 1 बार MLA बनाया, फिर उसको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी बनाया। तो मुझे लगता है कि जब हमारी पार्टी में भी एक कसूर है कि जब किसी को देने लगते हैं ना तो खूब देते हैं, फिर उसको पचता नहीं है तो वो उगल जाता है। वो उगल गए, थोड़े से ज़्यादा हो गया ना उसको, तो अब ठीक हो जाएगा। जहाँ गया है वो ठीक कर लेंगे उसको, वो ठीक कर लेंगे। अभी उसने एग्जीक्यूटिव बॉडी में गया है, वो मेंबर, बेसिक मेंबर ऑफ दी पार्टी बना है, इधर टॉप मेंबर था। मैं भी उसके अंडर चलता था। मैं 2 बार MLA, 2 बार मिनिस्टर और DDC मेंबर, लोकसभा की इलेक्शन, कई बार MLA की इलेक्शन हारा और जीता, मैं भी उसके अंडर था। अब वो आ गया है रविंद्र रैना के अंडर, तो उसको भी पता लगी होगी कि मैं कहाँ पहुँच गया। चलिए, तो चलो अंत में अब LG महोदय जो हैं उनसे क्या कहेंगे माइनिंग के खास मुद्दे को लेकर और जो डेवलपमेंट के लेकर जो काम है, ताकि अगर किसी भी माध्यम से आप वो हमारी बात को, आपकी बात को सुन पा रहे हो, तो डायरेक्टली उनसे क्या कहेंगे, खासकर जो माइनिंग के ज़्यादा रेट लिए जा रहे हैं और जो आपने कहा कि डेवलपमेंट के काम है वो सही से नहीं हो पाए। इससे पहले मैं LG साहब से गुजारिश करूँगा कि एक तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए
भर्ती की उम्र बढ़ाई है 30 की है, लेकिन मैंने पहले ही दिन पोस्टें भी 1200 कर दी है। मेरी एक और गुजारिश है, जहाँ वन टाइम सेटलमेंट है, ये वन टाइम्स ओनली वन टाइम, तो मैं कहता हूँ कि 35 साल उम्र तक लोगों को, जब 400 पोस्ट बढ़ी है तो उम्र भी बढ़नी चाहिए। 35 साल तक की एक बार रियायत दे दो, लोग आपको, ये नौजवान आपको कभी नहीं भूलेंगे। कहीं एलजी आएंगे, कहीं जाएंगे, कहीं गवर्नर आए और चले गए, हमने देखे, लेकिन जो कुछ कर जाता है उसका नाम रहता है। तो ये कुछ करेंगे तो इनका नाम रहेगा। 1200 पोस्टें बढ़ी हैं, 400 पोस्ट बढ़ी है, तो उम्र भी 30 के 400 पोस्ट के अगेंस्ट आदमी 4 लाख लोग आ जाएंगे, बच्चे और आ जाएंगे। तो इसलिए उसके लिए ये भी रखें, फिर ये अपनी उम्र का तकाजा रखें, 35 साल करें और उम्र बढ़ाई जाए, ये मैं करना चाहिए। दूसरा, मैं एलजी साहब से कहता हूँ कि आपने एक अच्छा किया, कदम उठाया, रेट्स कम किए माइनिंग्स के, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एट पार कर दो यार। क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ 5 रुपये है वहाँ 4 रुपये पे ले आओ उसको। आप इसके लिए उधमपुर और जम्मू के साथ हमें जोड़ दो। वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स आप कहते हो, तो वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, तब क्यों डिफरेंस करते हो आप? उधर 4 रुपये है तो जम्मू रियासी में क्यों नहीं 4 होना चाहिए? और मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 4 पे का ऐलान करें और सख्ती से निपटें लैंड इसके माइन माफिया के अगेंस्ट, और लोगों को राहत मिल जाए। PMAY, नरेगा, और लोगों को अपने घर बनाने, लोकल लोग जो हैं उनको सब मिनिमम तो फ्री ऑफ कास्ट, अगर फ्री नहीं तो सस्ते दामों पे उनके हवाले करें। ये मेरी मांग रहेगी एलजी साहब से। और मैं एलजी साहब का मशकूर हूँ कि वो लोगों की बात सुनते हैं। हमने ट्वीट किया था कि भाई उम्र कम की जाए, उन्होंने ज़्यादा नहीं की, चलो 2 साल ही की, लेकिन पोस्टें भी उन्होंने 1200 की हैं। तो अब ये हमारा बनता है, हक बनता है कि हम कहते हैं कि उसको 35 साल कर दिया जाए। जी, चलिए, तो बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो जगजीवन लाल जी DDC मेंबर हैं और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी रहे हैं और रियासी के 2 बार के विधायक रहे हैं। इनसे बातचीत कर रहे थे और माइनिंग के मुद्दे पर तफसील से इन्होंने अपनी बात है वो रखी है, और LG महोदय से ये मांग भी की है कि जो रेट कम किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं और कम किए जाएँ, और इसके साथ ही इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी रियासी में की जाए। इसके साथ ही और कुछ मुद्दों पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट के काम हैं वो धीमी गति से चल रहे हैं और अधिकारी जो हैं वो सही से इनकी बात को भी नहीं सुन रहे हैं, और ये बार बार उन्हें कहते हैं कि जो डेवलपमेंट के काम हैं वो तेज़ गति से हों। और इस पर इन्होंने राजनीति का भी आरोप लगाया है कि ये किसी सत्ताधारी पार्टी के नहीं हैं, तो ऐसे में भी जो इनके इलाके में, यानी कि जो रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी है DDC की, इनके इलाके में जो काम हो रहे हैं वो इसलिए भी धीमी गति से चल रहे हैं। और भी कुछ मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी है। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।